नमस्कार। हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर। और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला, उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में। और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है, वो हमें ऐसे ही लेके चला गया। और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया। और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा। और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया, मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है, उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। रूस के अंदर 80 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। 2 भारतीयों की मौत हो चुकी है। 7 भारतीयों का एक वीडियो सामने आया है, जो वीडियो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से वो भारत सरकार से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और समझना होगा कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई और वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए ये लोग जो हैं यूरोप पहुंच रहे हैं, खासकर रूस पहुंच रहे हैं, ये समझना होगा। और हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले जय हिंद राजेश। आज सर बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, मुझे लगा इस पे बात होनी चाहिए। पहले तो बात आ रही थी कि नेपाल के जो गोरखास हैं, देखिए अग्निवीर वो नहीं बने और अब उन्होंने वैगनर आर्मी को चुना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे इंडियन हैं, कुछ बहला फुसला कर ले जाए गए, तो कुछ अपनी मर्जी से गए और वो वैगनर में अब फंस चुके हैं। क्या ऑप्शन है सर अब भारत सरकार के पास इन्हें वापस लाने के? ये समझना जरूरी होगा सर। जी हाँ राजेश, मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जो है हमारी एम्बेसी जो मॉस्को में है और कीव में है उसके साथ लगातार संपर्क में है। और कोशिश की जा रही है कि इन फंसे हुए भारतीयों को जल्दी से जल्दी वापस लाया जाए। ऐसा ही कुछ वाकया दिसंबर के महीने में भी हुआ था, जब भारत सरकार को रिपोर्ट मिली कि 6 भारतीय जो हैं वो रूस में फंसे हुए हैं और उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि रूस की आर्मी को हेल्पर्स के हिसाब से ज्वाइन करें। लेकिन तब भारत सरकार उन 6 भारतीयों को, जो कि हमारे पंजाब से और हरियाणा के यूथ थे, उनको वापस लाने में कामयाब हो गई थी। तो दुनिया उम्मीद पर कायम है। भारत सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय काम कर रहा है, बहुत जल्दी ही ये सारे भारतीय वापस आ जाएंगे। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि भी वहां हो सकते हैं। जी मैं आपको बता दूं, ये एक थोड़ा दुख की भी बात है कि हमारे देश के युवा जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, काम करना चाहते हैं, उनको खासतौर से उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा के जो युवा हैं, उनको ये कुछ दुष्ट एजेंट होते हैं, चालाक चतुर एजेंट होते हैं। ये उनको कबूतर बना के यूरोप ले जाने के बहाने से इस तरह से ले जाते हैं। पहले भी ऐसे वाकये कई बार सामने आए थे, जबकि ये देखा गया कि रफली कहते हैं डंकी रूट, कि इन लोगों जी को टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। फिर उनको पहले यहाँ से समझिए किसी फ्रेंडली कंट्री जैसे कि यूएई हो गया, कतार हो गया, ओमान हो गया, वहां ले गए। और फिर वहां से इनको अलग अलग रूट से कभी अफ्रीका के देशों से वाया यूरोप ले जाते हैं छुपाकर। और फिलहाल जैसे ये वाला ग्रुप है, इनको ओमान ले गए, वहां से इनको रशिया ले गए। फिर ये क्या कोशिश करते हैं कि टूरिस्ट वीसा को छुपाकर रात के अंधेरे में जंगल से ये जो डंकी रूट है, ये एजेंट इनको ले जाते हैं वाया बेलारूस, वाया यूक्रेन, ओके। फिर जाते हैं लातविया, यूरोप, पुर्तगाल, स्पेन। तो ये गरीब लोग होते हैं, अपने माँ बाप की गाड़ी कमाई से या अपनी जमीन बेच के 15-15 20-20 लाख रुपए देके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अजीब सा एक वाकया है। दो लेकिन ये दो पॉइंट लगातार सर, 2 पॉइंट हैं यहाँ पे जो आपकी बातों से निकल कर आए हैं, दोनों समझना चाहूंगा। क्या देश के अंदर वाकई में युवा जो रोजगार चाहता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण उसे
इस प्रकार से जंग के मैदान में जाना पड़ रहा है, ये बात मैं आपसे समझना चाहूंगा। और दूसरा बात आपने कहा कि टूरिस्ट वीजा लेके या दूसरा वीजा लेके चले जाते हैं सर, तो अगर इतना बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है तो क्या मेरे देश की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो कुंभकर्ण की नींद सो रही हैं? उनको नहीं पता है कि किस प्रकार से भारतीयों को बहला फुसलाकर जो है वो जंग के मोर्चे पे पहुंचा दिया गया है? पता होना चाहिए सर, उनका वो काम है। जी हाँ राजेश, ये दोनों ही सवाल जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। पहली चीज तो है कि देश के जो युवा हैं उनको काम भारत में ही मिल रहा है। देखिए, मैं आज की तारीख में आपको डंके की चोट पे ही बता देता हूं कि जो भी काम करना चाहे, अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मनरेगा ज्वाइन करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करती है और मनरेगा मनरेगा में आजकल पेमेंट काफी अच्छी है। 400 रुपए 500 रुपए हर रोज का पेमेंट मिल जाता है। अब सारी स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि महीने में कम से कम 20 22 या 24 दिन का उनको रोजगार दिया जाए। इसके अलावा राजेश, एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि भारत में कहीं पर भी आप किसी शहर में चले जाओ, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्राइवेट में सब जवानों को, नौजवानों को काम मिल जाता है, जिसमें कि भारत सरकार ने मिनिमम वेजेस तय कर दिए हैं। ज्यादातर देशों में, ज्यादातर राज्यों में, पंजाब, उत्तर भारत में देखा जाए तो मिनिमम वेजेस करीबन 600 रुपए हैं। और दक्षिण भारत में देखा जाए, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में मिनिमम वेज जो है वो 700 रुपए एक दिन के हैं। लेकिन हो क्या रहा है, कुछ युवा जो हैं वो भ्रमित हो जा रहे हैं। शायद उनको गुमराह करके, सपने दिखाकर उनके माँ बाप के 15-20 लाख क्या रुपए आपको लगता है चोरी कि करके। एक जी बी टेक करने के बाद, मास्टर करने के बाद लड़का मनरेगा में जॉब करे, ये कहना चाह रहे हैं आप? प्राइवेट हाँ सेक्टर में राजेश। आप कह रहे हैं कि मिनिमम वेजेस सरकार ने तय कर दी है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी को मिल रही है। हकीकत, जो मैं जमीनी हकीकत बता रहा हूं, देश का युवा 300 से 400 रुपए पे काम कर रहा है मजबूरी में। जी हाँ, ग्राउंड रियलिटी वही है जो आपने कहा है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि देश के एक युवा को, खासतौर से उसके माँ बाप को, ये सोचना पड़ेगा कि वो हिंदुस्तान में पढ़ लिख गया है, उसने इंजीनियरिंग कर ली है, बीटेक कर ली है, उसको हिंदुस्तान में रहकर अगर काम करेगा तो शुरुआती दिनों में थोड़ा, मैं मानता हूं कि एक्सप्लॉयटेशन है। बीटेक के बच्चों को मात्र 15-15 हजार की नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन राजेश, अच्छी चीज ये है कि माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि शुरुआत में कुछ दिनों के लिए बीटेक बच्चे को 15,000 रुपए में जो जॉब मिलती है, वो अगले 1-2 साल में जैसे ही उसको थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, वो बढ़ के 20-25 हजार 30,000 हो जाती है। और 5-6 साल के अंदर वो सुपरवाइजरी लेवल पर पहुंच जाता है, जब वो आसानी से 30-40-50 हजार रुपए कमा सकता है। समय लगता है, तो माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि वो इस तरह से भ्रमित होकर, मिसगाइडेड होकर यूरोप में या अमेरिका में डंकी रूट से जाने का जो सपना है उसे छोड़ दें, क्योंकि वहां पे सिर्फ कष्ट है, कठिनाइयां है और प्रताड़ना है। जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देखते हैं आप? जो पासपोर्ट इशू कर रहे हैं, जो वीजा इशू कर रहे हैं, जिनका काम है अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट देना, आपको लगता है कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जिनको हमने वोट देकर सत्ता में बैठाया, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी। माँ बाप अच्छा पढ़ा रहे हैं, माँ बाप अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, आगे रोजगार देना और बच्चों को सही जगह पर गाइड करना, ये भी तो गवर्नमेंट का काम नहीं है सर? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये भारत सरकार का काम है कि अगर कोई ऐसा भ्रमित युवा वीसा ऑब्टेन करके, खासतौर से टूरिस्ट वीसा लेकर विदेश जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए जहां पे कि पता लगा दिया जाए कि उसका इंटेंट क्या है, वो क्या करने विदेश जा रहा है। और कई देशों में ऐसा किया जाता है। हाँ, थोड़ा हमारे विदेश मंत्रालय को ध्यान देना पड़ेगा। जितने टूरिस्ट वीजा पे बच्चे बाहर जा रहे हैं, उनको शायद ना सिर्फ उनका एक इंटरव्यू होना चाहिए, स्क्रीनिंग होना चाहिए, वरन मेरे ख्याल से इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। एक गरीब बच्चा बिल्कुल। टूरिस्ट लेकर कभी भी रशिया घूमने नहीं जाएगा। ये तो लाल बत्ती जल रही है, येलो बत्ती जल रही है कि साधारण परिवार का बच्चा है, देखने से ही पता लग रहा है कि अंग्रेजी नहीं आती है, साधारण पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं तक पढ़ाई की है, ऐसा बच्चा कभी टूरिस्ट बनकर मॉस्को में रेड स्क्वायर घूमने तो नहीं जा रहा। तो एक स्क्रीन एक की जरूरत पॉइंट है और जो और मैं काउंसलिंग की भी जरूरत है। एक पॉइंट और, क्योंकि भारत और रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं, कई दशकों की दोस्ती है।
क्या हम उस दोस्ती को भुना सकते हैं? लेकिन एक पॉइंट और भी है कि ये बच्चे डायरेक्ट रशियन आर्मी के अंडर नहीं है, ये वैगनर जैसे जो मिलिशिया है उनके अंडर काम कर रहे हैं। और वैगनर वो ग्रुप है जिसने अपने ही राष्ट्रपति के खिलाफ जो है झंडा बुलंद कर दिया था। तो क्या अगर हम रूस से बात करते हैं तो वो प्रेशर बना सकते हैं इन वैगनर्स के ऊपर ताकि वो बच्चों को हमारे रिलीज करें? राजेश, रूस में उनकी रेगुलर आर्मी के अलावा उनके बॉर्डर गार्ड्स भी हैं, और इसके अलावा प्राइवेट मिलिशियास भी 1 2 3 4 5 हैं, जिनमें कि वैगनार ग्रुप एक जमाने में बहुत ही फेमस हुआ करता था, नोटोरियस हुआ करता था। अब जब से वैगनार आर्मी ने एक बार राष्ट्रपति पुतिन के विरुद्ध एक टूटा फूटा विद्रोह करने की कोशिश की, तब से उनके ऊपर एक सीमित अंकुश लग गया है। लेकिन अभी भी रूस में कुछ ऐसी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं जो कि अपने प्राइवेट लेवल पर, अपने पर्सनल लेवल पर, अपनी प्राइवेट फंडिंग से वो रूस को सहायता कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि शायद ऐसा करके वो रूस, जैसे हम कहते हैं भारत माता, वहां पे रूस को रूस पिता की सेवा कर रहे हैं। तो जी जी। हाँ तो ऐसे लोगों के ऊपर रूस की सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है थोड़ा कमजोर है, और शायद डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट है, क्योंकि रूस जो है इस वक्त बहुत ही लाचार होके युद्ध कर रहा है यूक्रेन में, जिसको उसको कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। तो कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल अगर वो रूस की सरकार को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करता है, तो रूस की सरकार उस पर कोई अंकुश, मतलब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती नहीं है। हाँ, हमारी मॉस्को में जो एम्बेसी है बहुत मजबूती से काम कर रही है, और आप देखिए अगले 10 दिन में ये बच्चे वापस आ जाएंगे। कम से कम ये 7 बच्चे जिनकी की जी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, उनका नाम, नंबर, पता सब भारत सरकार के हाथ में है। अगले 10 दिन में ये 7 बच्चे वापस आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि 20 बच्चे और हैं, और कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस ये बोल रहे हैं कि शायद 100 के बराबर और भी बच्चे ऐसे रूस में अलग बच्चे अलग जगह फंसे। वो कंफर्म है सर। एक हैदराबाद के रहने वाले थे, एक गुजरात के रहने वाले थे। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि रूस के बारे में कहा जाता था जब तक यूक्रेन वॉर नहीं हुआ कि वो अमेरिका नेटो को अकेला चैलेंज कर सकता है। लेकिन 2 साल की इस जंग ने रूस की पावर क्या थी उसकी पोल खोल के रख दी है। जो पॉइंट मैं समझना चाहता हूं कि क्या व्लादिमीर पुतिन 2024 में ये सोच रहे हैं कि दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर वो इस जंग को जीत जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है सर? इतिहास तो ये बताता है कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के कोई जंग नहीं जीती जाती, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी सर। राजेश, दुनिया भर के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट और मैं भी बहुत हैरान परेशान था 2 साल पहले जब रूस ने हमला किया। हमने सबने आंकलन लगाया था कि रूस की जो आर्मी है, उनके जो टैंक हैं, वो कीव में पहुंच जाएंगे 5 दिन में, 7 दिन में, और 10 दिन के अंदर ही जेलेंस्की को अमेरिकन हेलीकॉप्टरों में बैठ के भागना पड़ेगा। जब ऐसा नहीं हुआ तो पहली बार सबका माथा ठनका, और अब तो यकीन ही हो गया है कि रूस की जो महान साम्राज्य थी, रूस की जो महान आर्मी थी, और खास तौर से रूस की जो आर्मर्ड और आर्टिलरी की फायर पावर थी, वो बहुत जी कम हो गई। हुआ ऐसा है कि उनके पास टैंक भी हैं, तोपें भी हैं, लेकिन उनके पास इतना हथियार बनाने की जो क्षमता है, हथियार जी बना सकते हैं, गोले बना सकते हैं, मैं आर्टिलरी शेल और टैंक के गोलों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो एक युद्ध में एक दिन 10,000 राउंड्स फायर करने हैं, उनकी इंडस्ट्री एक दिन में मात्र जी 1,000 बना रही है। जबकि जब युद्ध चालू हो रहा है किसी ओके। भी फ्रंट पर, तो 10,000 गोले फायर हो रहे हैं। इतनी रूस की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, वो बना नहीं पा रही है। तो रूस यकीनन कमजोर हो गया है, और अमेरिका और नेटो के तो खिलाफ सर शायद एक अलग ऑफेंसिव युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं एक अलग नजरिए से चीजों को देख रहा हूं, बस उस पे आपकी आखिरी टिप्पणी चाहूंगा क्योंकि हो सकता है मैं गलत भी हूं। मुझे लगता है कि रूस के पास तोहफे भी हैं, गोले भी हैं, रूस के पास टैंक भी हैं, लेकिन मैन बिहाइंड दी मशीन वो नहीं है, वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए अपने देश के लिए। क्या ये चीज आप नोटिस नहीं कर रहे हैं या फिर मैं गलत हूं? बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि रूस का जो युवा है वो थोड़ा फिलहाल ये समझ रहा है कि
इस युद्ध में रूस के ऊपर कोई खतरा नहीं है। देखिए, देश की जो आर्मी होती है वो देश से ही आती है, और वो देश के जो आम आदमी है उसकी भावनाओं को समझकर ही देश के युवा आर्मी को ज्वाइन करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में या कोल्ड वॉर के दौरान रूस में ऐसा माहौल था कि युवा को लगता था कि शायद रूस पे ही खतरा आ रहा है। हमने देखा जर्मन आर्मी तो स्टालिनग्राड तक पहुंच गई थी, मॉस्को की तरफ, लेनिनग्राड की तरफ कूच कर रही थी। तो जब ऐसा आता है कि रूस के ऊपर खतरा आ गया है, तो उनके युवा और देशवासी और महिलाएं भी सामने आकर युद्ध लड़ी। अभी क्या हो रहा है, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, रूस के आम आदमियों को लग रहा है कि इस युद्ध में तो रूस हमला कर रहा है उक्रेन के ऊपर, और उक्रेन जो है वो रूस को हरा नहीं सकता, रूस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, रूस की जो सार्वभौम ताकत है उसको कोई खतरा नहीं है। तो एक कहते हैं ना, जो एक आजादी का जज्बा, लड़ने का जज्बा, वो वहां के युवाओं में नहीं है। ऐसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि युवा ये सोच रहा है कि रूस की लड़ाई नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन की जिद की लड़ाई है। हाँ, देखिए क्या होता है कि हम डेमोक्रेसी में बड़े हुए हैं। तो भारत जी में जो युवा है, हमें मालूम है कि जब हमारे नेता हमें कुछ कहते हैं तो दिल से कहते हैं, दिमाग से कहते हैं और जज्बे से कहते हैं। तो हमें यकीन होता है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड भारत के जो नेता हैं वो देश के बारे में जब हमारे युवा को प्रेरित करते हैं कि फौज ज्वाइन करो, अग्निवीर बनो, देश के प्रहरी बनो, तो हम जज्बे से ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आम आदमी का हमारे टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप से किसी भी पार्टी बहुत को ज्यादा है। एक लिंक है। ऐसा रूस में है नहीं, ये मानना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सुबह आपने इतना टाइम दिया और तमाम चीजों को इतनी बारीकी से समझाया। बस यही उम्मीद रहेगी सर कि ये जो बच्चे फंसे हैं, चाहे वो गलती से गए हैं, बहला फुसला कर चले गए हैं, नौकरी करने गए हैं, मेरा कहना यही है कि उनके अंदर जो खून बह रहा है वो भारतीयों का खून बह रहा है, और इसलिए उनको बाय हुक बाय क्रुक वापस लाना बहुत जरूरी है। थैंक यू सर, समय दिया आपने, शुक्रिया। जय हिंद सर, थैंक यू।